नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना। अपनी अलग पहचान के बाद पिछले लगभग 55 सालों में प्रदेश ने तरक्की के कई मानदंड स्थापित किए और खुद के विकास के साथ साथ देश की तरक्की में काफी योगदान देता रहा है। देश की जनसंख्या का 2% होने के बावजूद हरियाणा ने विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा आज दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन इस मामले में काफी आगे है। ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का बड़ा केंद्र है। खेलों में हरियाणा नंबर 1 है। इसके साथ साथ हरियाणा के त्वरित विकास को और बेहतर दिशा कैसे दी जा सकती है, यह रिसर्च और चर्चा का विषय है, जिस पर आज बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे। आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र के लिए 5 मार्च तारीख तय हुई है। ओलंपिक खिलाड़ियों की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए एडवांस में देने का निर्णय लिया गया है और इसके अलावा और भी कई जरूरी बातें आज की बैठक में हुई। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आने वाले 15-20 सालों में और 5 से 10 साल में हरियाणा की तरक्की के लिए इस बार के बजट में कौन से साहसी फैसले लेने की जरूरत है। कोरोना संकट से जूझ रहे हरियाणा को गति देने के लिए क्या हरियाणा के सीएम इस बार के बजट में ऐसी कौन सी बातों को ज्यादा महत्व देंगे या उन बातों को महत्व देना चाहिए। हरियाणा की जीडीपी की बात करें तो जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, उसके योगदान को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। भूजल संरक्षण और फसलों के विविधीकरण के लिए क्या तैयारियां की जानी चाहिए। इसके साथ साथ हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र को दिल्ली की सीमाओं से परे किस तरह विकसित किया जाना चाहिए। केवल हरियाणा का जो दिल्ली का इलाका है उसके आसपास का, उसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत से दूर विकास की गति से रोजगार के अवसर कैसे सुलभ करवाए जा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार के बजट में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें होंगी जो हमें देखने को मिलेंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। खेती-बाड़ी को लेकर क्या कोशिशें हो रही हैं और कितना बेहतर काम किया जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करेंगे। देश में जब एक अलग प्रदेश के तौर पर हरियाणा की पहचान बनी तो उसके बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से काम किया और आज हम कहां पर खड़े हैं, वो इच्छा शक्ति और कितनी मजबूत करने की जरूरत है, इस पर बात होगी। ये भी हम बात करेंगे कि खेलों में हरियाणा नंबर 1 है और ज्यादा खेलों के हिसाब से हरियाणा को आगे कैसे ले जाया जा सकता है। वो ये भी समझने की कोशिश करेंगे जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, उसके अलावा हरियाणा प्रदेश में जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसको ज्यादा डेवलप कैसे किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हरियाणा में क्या संभावनाएं हैं, निवेश की कितनी संभावनाएं हैं, यहाँ के कानून व्यवस्था किस प्रकार की है जिससे निवेश को और ज्यादा बल मिले, और यहाँ का भौगोलिक वातावरण, यहाँ की पृष्ठभूमि कैसी है जिस पर और ज्यादा ऐसे निवेश लेकर आए जाएं, रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जाए। ये आज की चर्चा का विषय। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराता हूं। राजेश कश्यप है, वरिष्ठ पत्रकार है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रामपाल बुधवार जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रामपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जिंदल जी अर्थशास्त्री है। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर हवा सिंह है, कृषि विशेषज्ञ हैं। हवा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर हवा सिंह जी आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं पूरे देश में एक माहौल है और उस माहौल में सबसे ज्यादा असर जो हम देख पा रहे हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर हम देख पा रहे हैं। उसमें जरूरी जो विषय है वो किसानों की इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग है और उसी के चलते इस पूरे आंदोलन को लगभग 80 दिन का वक्त हो चुका है। अब कितनी बेहतर परिस्थितियां हरियाणा में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए नजर आती हैं, क्या किया जाना चाहिए, और ये जो आंदोलन हो रहा है इस आंदोलन को क्या केवल कृषि कानूनों को रद्द कर देने से ही खत्म किया जा सकता है, या और बहुत सी सुविधाएं हैं जो इस बार के बजट सत्र में होनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए। क्या देख पा रहे हैं खेती में हरियाणा का भविष्य, क्या आपको नजर आता है और आज हम कहां खड़े हैं। हवा सिंह जी। हमारा हरियाणा स्टेट जो है पंजाब के बाद सबसे आगे है जी। कृषि के उत्पादन में, चाहे आप गेहूं की बात करें, धान की बात करें, दूसरी फसलों के आलू की बात करें। हमारा
हरियाणा स्टेट जो है नंबर 2 पे है। इसके थोड़ा सा मैं आपके पास में जाना चाहूंगा, थोड़ा सा उसके बगैर हम हरियाणा की परिस्थितियों को समझना, खेती को समझना बड़ा मुश्किल बात होती है। हमारा हरियाणा 1966 में जब बना, उससे पहले हमारे स्टेट में आज ये जो आंदोलन की बात करते हैं हम, ये आंदोलन हमारे शुरू से चलते आ रहे हैं। आप 1901 का लैंड एलिमिनेशन एक्ट देखें, 1907 का कॉलोनाइजेशन एक्ट देखें, उसके बाद 1935 का मंडी एक्ट देखें, उसके बाद 1950 का मंडी एक्ट देखें, तो आप इसका इतिहास को देखोगे। जब भी किसान को पीसफुली किसी भी सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी आज तक, क्या उनका जमीन का अधिकार था, क्या उनकी फसलों का जो उपज का उचित मूल्य था, या उसकी जो मार्केटिंग प्रॉब्लम थी, या उसकी मंडी में जो आड़ती की आज बहुत बड़ी चर्चा है। सर, केंद्रीय सरकार हर समय आरती की बात करती है कि आरती को हम खत्म करना चाहते हैं, आरती सिस्टम को, क्योंकि वो काफी शोषण करता है। इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आप सर छोटू राम को देखें, जब उन्होंने 1939 में पहली बार मंडी एक्ट बनाया और उसमें जो कर्जा माफी का एक्ट 1936 में बनाया, उस पर आप ध्यान से देखें तो उस समय शोषण जो है वो ज्यादातर आरतीयों ने किया किसानों का। उनका जो उचित मूल्य था उसको किसानों की पॉकेट में जाने की बजाय बल्कि जो है वो आरतीयों की पॉकेट में गया, और वो सिस्टम चलता रहा। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सिस्टम आया, कोऑपरेटिव बैंक खुले, मॉर्गेज बैंक खुले, कुछ किसानों को राहत मिली उसमें, जिससे कि उनके पास एक अल्टरनेटिव पैदा हुआ कि हम जो ना आरती की बजाय बैंक से पैसा ले सकते हैं, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा कम था। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच पे कि यहाँ पर जो लीडरशिप थी, जब हरियाणा अलग हुआ, आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर बने एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के थे, और वो उस संघर्ष से आगे आए, खेती को आगे लेकर जिम्मेदारा वर्ग की लड़ाई लड़के, किसान की लड़ाई लड़के औहदे तक पहुंचे। तो हमारा एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मंडी सिस्टम है हरियाणा और पंजाब का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, वी शुड टॉक अबाउट यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इनके बेस्ट हमारा मंडी सिस्टम है। परंतु एक बड़ी अजीब बात मैं आपको यहाँ पर रखना चाहता हूँ आपके सामने कि आज मंडियों में जो प्रेसिडेंट बनते हैं, चाहे लोकल मंडी है चाहे स्टेट लेवल की मंडी है, वो नॉमिनेटेड है, जो कि गैर कानूनी है। कि मंडी एक्ट को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि किसान का रजिस्ट्रेशन होगा, उसका वोट बनेगा, वोट बन के वो अपना आदमी इलेक्ट करेंगे और मंडी का वो सिस्टम संभालेंगे। परंतु किसी भी किसान लीडर ने इस बात को आज तक मुद्दा नहीं बनाया कि किसानों का मंडी में तो है नहीं। आज लोग नॉमिनेटेड कौन है, पहले रिकमेंड करता है, मिनिस्ट्री उसको अप्रूव कर देती है, जिनको मंडी से कोई देना देना नहीं है या मंडी का पूरा ज्ञान नहीं है। आज उसमें जो ना सारी मंडियों में आज आप अध्ययन करोगे हरियाणा में, सारे जो चेयरमैन है वो नॉमिनेटेड है। तो किसान का पार्टिसिपेशन यहाँ पर भी कम कर दिया, जबकि जो वो नॉमिनेटेड की बजाय वो इलेक्टेड होने चाहिए। तो वैसा नहीं कर पाई सरकार, क्योंकि सरकार को पता जो हम चाहेंगे वो मानेंगे, वो ऐसा कर रहे हैं। तो किसान की सुधार के लिए कभी भी इस प्रकार का सरकार की तरफ से जो ना, कोई भी सरकार रही है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात करना चाहता हूँ, किसी भी सरकार रही है, उसने कोशिश किया मंडी को एक आमदन का साधन बना दिया। यदि आप पूरी स्टडी करेंगे तो कम से कम 600 से 700 करोड़ का जो है चोरी मंडियों में होती है हरियाणा की। मैं बहुत बड़ा बयान दे रहा हूँ और इसके लिए मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा इसमें गड़बड़ है, किसी भी सरकार ने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। जैसे आप एक छोटा उदाहरण लीजिए, ट्रांसपोर्ट का है, मंडी का लोडिंग अनलोडिंग का बिजनेस है, तो आप देखेंगे कि वो अपने हितों को सरकार देते, कोई भी सरकार है, तो उसमें जो है सिर्फ इस नाम से भी किसान को कहते हैं तेरे को क्या दिक्कत है भाई, सरकार का पैसा सरकार को जा रहा है। दिक्कत तो है क्योंकि हमारा फाइनल कंज्यूमर जो है उसको अनाज महंगा मिलता है। इसी तरह आप देखें एफसीआई हमारा मेन है, 1967 के बाद हिंदुस्तान में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सारा काम खरीद का करती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी वो करती है। तो उसका जो है ना आज 3 लाख करोड़ रुपया जो है उसके सिर पे कर्जे एफसीआई,
जिसकी वजह से केंद्रीय सरकार आज कह रही है इतना पैसा कहाँ से लाए हम, तो क्यों ना प्राइवेट पे डाल दे, क्यों ना इसकी एफिशिएंसी बढ़े। तो मैं सरकार से भी ये बात करना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार कौन है। ये 3 लाख करोड़ का घाटा है, उसके लिए जिम्मेदार सारी सरकारें हैं। उन्होंने क्यों नहीं उसके ऊपर नकेल डाली, क्यों नहीं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया। तो सारी सरकार के ऑफिसर जो है उसमें मिली भगत रही, और जिसकी वजह से आज FCID फेल हो गया। और उसी तरह हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं। मैं एक मंथ से आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी सौभाग्य की बात है, ये एक अमेरिकन पार्कर नाम का व्यक्ति था डॉक्टर, उसका कंसेप्ट है, ये हिंदुस्तानी का कंसेप्ट नहीं है। उसने 1959 में हमारे केंद्रीय खेती मंत्री को लिखा कि आपका देश का जो बजट है सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सिर्फ अनाज में चला जाता है 95%, 5% आपका डेवलपमेंट में बचता है। तो उसने कहा भी इसके लिए कैसे इसको ठीक किया जाए। तो उसने एक लेटर लिखे, स्कीम लिखी हुई, जब तक आप अश्योर्ड प्राइस किसान को नहीं देंगे तो आपका किसान उस उत्पादन को नहीं बढ़ा पाएगा। तो सौभाग्य की बात है कि उस समय के जो मंत्री थे उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। ये 1964 में ये फिर दोबारा आया। उस समय जो मंत्री थे वो खेती बैकग्राउंड के थे, उन्होंने इसको प्रपोजल तैयार किया और हमारे लालबाग शास्त्री के सामने रखी है सारी प्रपोजल। और उस समय के जो फाइनेंस मंत्री थे हमारे कृष्णाचार्य जी ने ये वो कहता नहीं, ये गलत कर रहे हो आप। परंतु हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, उन्होंने इसको पास किया और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास कर दिया कि सरकार जो है मिनिमम प्राइस किसान को देगी, और उसके लिए उसने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का निर्माण कर दिया। आज तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जो किसी की भी सरकार रही है, चाहे कांग्रेस की रही है, BJP की रही है, या मिली जुली सरकार रही है, किसी भी सरकार ने उसको टच नहीं किया। परंतु इस सरकार ने उसका एक अल्टरनेटिव दे दिया, जिसकी वजह से आज किसान जो आप कह रहे हैं ना वो बैठा है दिल्ली के चारों ओर, देश में चारों ओर उसका किसान में हाहाकार है। उसका कारण है कि उसको टच किया गया पहली बार इन तीनों एक्ट में। MFC का कोई जिक्र नहीं है, मंडी का कोई जिक्र नहीं है। तो सरकार ने एक अल्टरनेटिव दे दिया। तो अब किसान को ये डर है कि धीरे धीरे ये जो मंडी है और हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। उसका कारण क्या है कि जो हमारे जो प्राइवेट व्यापारी जो है खरीदारी करेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इन तीनों एक्ट को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, व्यापारी को फ्री दे दिया कि सिर्फ यदि इनकम टैक्स पे है वो, या उसके ऊपर ID नंबर है, वो कितने भी करोड़ रुपए का अनाज खरीद सकता है। जिसकी वजह से किसान को डर है कि मंडी में हरियाणा में 6% टैक्स है, पंजाब में 8% टैक्स है। वो टैक्स हो तो उसके माफ है, वो 2% भी टैक्स देगा तब जो ज्यादा प्राइस दे सकता है। तो इसकी वजह से आज किसान को भय है कि ये धीरे धीरे। मुझे थोड़ा सा हवा सिंह जी, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, प्रॉपर मैं चाहूंगा एक बार उसको और दुरुस्त कर लिया जाए ताकि सही बातें हम समझ पाएं। आपके पास आ रहा हूं जनरल साहब, हम हरियाणा के ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आज तक क्या हरियाणा कहां तक पहुंचा, क्या क्या पड़ाव देखे, लेकिन आने वाले 5-10 साल की बात हम करेंगे। इस बार बजट में हालांकि बहुत सी चुनौतियां होंगी सरकार के सामने, जिस तरह से कोरोना काल में जो संकट पैदा हुआ, संकट से भी जूझना है और फिर एक रोड मैप तैयार करना है कि 5 साल 10 साल के बाद हरियाणा कहां पर खड़ा होगा, वो इस बार के बजट में क्या होना चाहिए। और एक बहुत अहम हम बात देख पा रहे हैं कि दिल्ली से सटा हुआ कुछ इलाका है, वहां पर ज़रूर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही है, पर उसके अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अच्छा खासा डेवलप है, वहां पर रूट ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हो गया, लेकिन वहां पर अभी ये सुविधाएं या फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ देख नहीं पा रहे। और उसी के चलते एक डर बना रहता है कि बेरोजगारी का संकट खड़ा हो रहा है। दूसरा, खेती बाड़ी से लोग फिर भी इतने ज़्यादा जुड़े हुए, जबकि लाभ का आजकल सौदा इतना ज़्यादा रहा नहीं। क्या हो सकता है? देखिए शमशेर जी, सबसे पहले हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनती हैं और हरियाणा बहुत तरक्की कर सकता था। बट हरियाणा में रिस्पेक्टेड पार्टी की बात करूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यहाँ की रीजनल पार्टीज हो, उन्होंने आज तक हरियाणा को, टैलेंट को अच्छे से यूटिलाइज किया ही नहीं है। जब से पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना है, देखिए आज क्या है हरियाणा में, ग्रोथ के नाम पे हमारे पास क्या है, ग्रोथ के नाम पे हमारे पास गुड़गांव है। तो सबसे पहला एनालिसिस तो ये आता है कि गुड़गांव की ग्रोथ में स्टेट गवर्नमेंट का क्या कोई रोल रहा है। देखिए गुड़गांव की अगर ग्रोथ रही है तो या तो रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण, या साउथ दिल्ली के प्रीमियम एरिया से कनेक्टेड था, उसके अलावा
गुड़गांव पिछले 30 साल में अगर ग्रो किया है तो वह ऑटो पायलट मोड पे ग्रो किया है। मेरे हिसाब से अलग अलग पार्टीज की हमने स्टेट गवर्नमेंट देखी, कोई मेजर रोल उन्होंने नहीं प्ले किया गुड़गांव की ग्रोथ में। अब ग्रोथ की बात करें, क्यों हमारे पास ग्रोथ के नाम पे सिर्फ गुड़गांव है? वो ग्रोथ जो है, हम दिल्ली से सराउंडेड हमारा फरीदाबाद है जो बॉर्डरिंग है, रोहतक है, अंबाला है। क्या हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगा पाए रोहतक में, करनाल में, अंबाला में, भिवानी में, हिसार में? डू वी हैव दोज प्लांट्स which employ 10 to 15,000 people? सबसे बड़ी कमी तो यह है कि मेगा प्लांट जो है, मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो हरियाणा में होने चाहिए थे, इन द पास्ट 54 years we never had those heavy mega manufacturing plants in Haryana. So they could have given employment to so many people. वो हम आज तक नहीं लगा पाए हैं, जबकि टॉपोग्राफी देखें, हरियाणा की टॉपोग्राफी परफेक्ट है। चलिए, संपर्क टूट गया है। आकाश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, संपर्क टूट गया है। आपके पास लौटेंगे, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और राजनीतिक जिस इच्छा शक्ति की बात हो रही है वो नहीं दिखा पाए। आकाश जिंदल जी ने एक सवाल खड़ा किया कि उसके पीछे उन्हें कारण क्या नजर आता है। ये मैं रामपाल बुधवार जी से पूछूंगा, राजेश कश्यप जी से पूछूंगा जब मेरे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हरियाणा में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जो पहले काम हुए वो और बेहतर हो सकते थे, या फिर बेहतर काम हुआ, अब और ज्यादा काम करने की जरूरत है। खेती बाड़ी की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा कृषि के लिहाज से देश की जीडीपी में और हरियाणा के जीडीपी में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है और ये इस प्रकार के एक रोजगार को, जो रोजगार का संकट कहें, उसको बांटने में, कम करने में भूमिका निभाता है, पर इतना ज्यादा अहम किरदार अदा नहीं करता जितना इसको करना चाहिए। और क्या हो सकता है, क्योंकि किसान के लिए जो खर्च होता है अपनी फसल को तैयार करने में वो बहुत ज्यादा होता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है और इससे आमदन को बढ़ाया जा सकता है। जो दोगुनी आमदन करने की बात हो रही है उसके लिए सबसे बेहतर यह है कि किसान के खर्च को कम कर दिया जाए, जिससे उसकी आमदन दोगुनी हो सकती है या उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। ये तमाम बातें आज की चर्चा का विषय हैं, क्योंकि इस बार के बजट में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इनमें से कोई सुझाव बेहतर हों, सरकार तक बातें पहुंचे, उस पर काम होना चाहिए और उससे क्या खास इस बजट में हो सकता है, ये चर्चा का आज विषय है। हरियाणा का रोड मैप क्या होना चाहिए आने वाले कल के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हंसहोत्र ही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आप लोग परेशान हैं लोगों से, आप परेशान हैं डॉक्टर से, आप परेशान हैं उनकी दवाओं से, क्योंकि वे दवाएं एंटीबैक्टीरियल हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है वो शरीर पर साइड इफेक्ट अवश्य लाती है। इसलिए उन दवाओं का प्रयोग करते करते आप रोगों के घर बनते जा रहे हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर हम
ठीक होना चाहते हैं तो हमें दवाओं की नहीं, रोग से लड़ने की ताकत की आवश्यकता है, यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की ताकत की आवश्यकता है। लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा का विधान है। रसायन जरा आरोग्य मृत्यु नाश आहे नश्यते वो रसोमत है, जो शरीर में जरा को, बुढ़ापे को नष्ट कर दे, अकाल मृत्यु को न आने दे और प्रत्येक रोग को समूल नष्ट करता है। उस रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करने वाली चीज को रसायन कहते हैं। हमने भाव से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके दिव्य रसायन का निर्माण किया है। आप लोग उस रसायन का प्रयोग करके प्रत्येक रोग को समूल नष्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए अपने इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा का किस प्रकार का एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है, जो आज हरियाणा की स्थिति है उसको और बेहतर किया जा सकता है, और कौन कौन सी ऐसी कमजोर कड़ियां रही हैं जब से हरियाणा बना है तब से आज तक, जिन पर और ज्यादा काम करके, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगता है और देश की राजधानी के 3 तरफ से हरियाणा जो घिरे हुए है, वहां पर रोजगार की अपार संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वहां पर छोटे मध्यम दर्जे के या बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत से विकल्प हैं, हालांकि हैं, ऐसी बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन और इसको बेहतर किया जा सकता था या किया जा सकता है, क्योंकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत का कुछ हिस्सा, इसके अलावा बहादुरगढ़ की बात कर लेते हैं, ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। हालांकि इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि जो किसानों का आंदोलन है उसके चलते इसमें नुकसान हो रहा है, पर ये क्षणिक है, ये थोड़े समय के लिए। ये आंदोलन खत्म होगा तो फिर उसी तरह की गति पकड़ेगा। लेकिन क्या इसके अलावा भी विकल्प हो सकते हैं? हरियाणा आईटी सेक्टर में बीपीओज की बात हम करेंगे, उद्योगों की बात हम करेंगे, ये और जो डेमोग्राफी की बात है, हरियाणा की जो भौगोलिक परिस्थितियों की बात है वो किस प्रकार की बेहतर है, और कानून व्यवस्था कैसा काम करती है, इन सब चीजों को बेहतर करवाने के लिए इस पर भी बात करना जरूरी है। और खेती बाड़ी की बात होना इसलिए लाजमी है क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। मेरे साथ राजेश कश्यप जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, रामपाल बुधवार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आकाश चंद्र जी अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर हवा सिंह कृषि विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रामपाल बुधवार जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद आकाश जी मुझे लगता है मुझे जानकारी मिल पा रही है आपको थोड़ा सा जल्दी कहीं जाना है, तो आपके पास एक सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले रामपाल जी से पूछ ले। तो रामपाल जी, राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति को लेकर एक सवाल आया, और जब से हरियाणा प्रदेश अलग हुआ है, एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान हरियाणा को मिली है, कौन से काल में आपको लगा कि यहां पर और बेहतर काम किया जा सकता था? और अब जो हालात हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए किसी भी प्रदेश के मुखिया की या सरकार की, उसके बिना प्रदेश के विकास के, चहुमुखी विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और हरियाणा के लिए माहौल बहुत बेहतर है क्योंकि हम देश की राजधानी को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए शमशेर सिंह जी, हरियाणा का दुर्भाग्य है कि हमारी जो फाइलें, सरकारी फाइलें, उनमें तो सरकार ये मानती है कि भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है हरियाणा का किया जा रहा है, हरियाणा के लिए ये हर चीज की जो सुविधा जो है ना वो देने लग रहे हैं। हरियाणा हर मामले में वो मानते हैं कि नंबर 1 जो है ना वो काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी देखें या व्यवहारिकता देखें तो एनसीआर के नजदीक होने के बावजूद भी हरियाणा को वो फायदा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था।
गुड़गांव का विकास उसमें हरियाणा की सरकार का या हरियाणा का कोई योगदान नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आपका फरीदाबाद का है, कुछ इलाका ऐसा है सोनीपत का, जैसे आपने बताया वो इलाके हैं। लेकिन अगर हम जीटी रोड की पूरी बेल्ट देखें तो वहां तो हमारे पास हर प्रकार की सुविधा है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि पिछले 6-7 साल में अगर आप देखोगे तो कौन सी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हरियाणा के अंदर। हम एक पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज तैयार करने लग रहे हैं। पीछे एक अखबार में सर्वे था कि भी हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो 32.5% होगी, यानी कि 3 में से 1 युवा जो हमारा बेरोजगार है। जहां तक पिछले 6 साल में RTI से कर्ज का पता किया था, 6-8 हजार से ये 1 करोड़ 1 लाख लगभग 85,000 हो गया, यानी 3 गुना बढ़ गया। और जिस दर से ये कर्ज बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है तो कानून व्यवस्था बिगड़नी स्वाभाविक है, क्योंकि युवाओं को यदि रोजगार नहीं मिलेगा, जबकि युवा 3 में से अगर 1 बेरोजगार है। पीछे हमने देखा था 15-15, 16-16 लाख जो युवा वर्ग था हमारा, वो कलरक की भर्ती के नीचे की ग्रुप डी की भर्ती के लिए जो है हमारे फिर रहे थे। तो ये तो देश की, ये तो हमारे हरियाणा प्रांत की वास्तविकता है। रही बात की भी क्या हो सकता था, हमारी व्यवस्था तो संघात्मक व्यवस्था है और नेचुरली बात है कि संघात्मक व्यवस्था में सेंटर में जिसकी सरकार होती है, यदि स्टेट में उसी की सरकार होती तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता था। हुड्डा साहब के टाइम में भी 2 टर्म रहे हैं, 10 साल तक रहे हैं, और सेंटर के अंदर भी केंद्र सरकार भी कांग्रेस की रही थी। तो वो हुड्डा साहब वो उतना फायदा नहीं ले पाए जितना कि उनको लेना चाहिए था। और यही हाल आज जो है ना हमारी वर्तमान सरकार का है कि सेंटर में और स्टेट में दोनों में एक सरकार होने के बावजूद भी हरियाणा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सीटें बहुत कम है। केवल 15 सीटें हैं संसद की, 10 लोकसभा की, 5 राज्यसभा की। ऐसे अवस्था में यहाँ इसकी तरफ वेटेज ज्यादा नहीं दी जाती है। रही बात सरकार के विकास की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा अगर पीछे हटते हैं शमशेर सिंह जी, हम कोरोना काल के अंदर जहाँ सारा देश लॉकडाउन में था, हरियाणा लॉकडाउन के अंदर था। हरियाणा के अंदर जो बिजली थी, जबकि सारा हरियाणा बंद था, फैक्ट्रियां बंद थी, कारखाने बंद थे, कुछ भी नहीं ओपन था, ऑफिस बंद थे। हरियाणा के गांव के अंदर बिजली हुई 24 में से 12 घंटे दी जाती थी। जब सरकार के पास हर चीज की सुविधा थी, सरकार उनसे हर चीज का सहयोग मांग रही थी, तो मुझे लगता था उस टाइम सरकार के पास मौका था कि वो इच्छा शक्ति दिखाती और वहां भी 20-20, 22 घंटे बिजली दे देती। लेकिन नहीं, क्योंकि सही मायने में जो सरकार है वो आती नहीं कि ये जो गांव के जो लोग हैं वो इतने आत्मनिर्भर बनते हैं। देखिए सरकार कोई भी हो, लोकतंत्र के अंदर सत्तारूढ़ जो दल होता है, चाहे किसी का भी हो, राजाओं वाला सिस्टम बना रखा है कि आम आदमी को उतना ही खाने को दो जितना उसका पेट भर के। अगर उसको आपने ज्यादा दे दिया तो वो अपने अधिकारों की मांग करेगा, कम दे दिया तो वो आपके खिलाफ बगावत कर देगा। तो यहाँ सारे के सारे कोशिश ही करते हैं कि भी इनको इतना ही भोजन दो कि ये आम आदमी जो है ना अपना पेट भर के। जहाँ तक इस बजट की बात है तो मुझे लगता है कोविड-19 की वजह से स्वास्थ्य पर पक्का ध्यान दिया जाएगा, बेरोजगारी पर पक्का ध्यान दिया जाएगा, और शिक्षा का स्तर बहुत जरूरी है ऊपर उठाना। अगर ऐसी अवस्था नहीं हुई तो आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कोई हट्टा खट्टा अगर युवा है तो मोस्टली उनमें से 5-7 में से हर तीसरा चौथा जो युवा है वो किसी न किसी अपराध में लगा हुआ है या वो नशे का आदी हो सका। उसका मूल कारण बेरोजगारी है। तो जरूरी है सरकार को इस प्रांत का भी भविष्य बनाना है। सिर्फ ये कहना कि भी हम ओलंपिक में प्रथम स्थान पर हैं, खेलों में प्रथम स्थान पर हैं, अगर उसकी रियलिटी देखोगे आप तो उसमें सरकार का कितना योगदान है मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। तो एक व्यवहारिकता देने की रामपाल जी आपके पास आऊंगा। आकाश जी मेरे साथ हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, उनका शुक्रिया मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी है। एक सवाल छोटा सा ले लेता हूं। आकाश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, और एक चीज और आपसे पूछूंगा मैं कि हरियाणा के संबल की बात करेंगे, उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रदेश का युवा अगर बेरोजगार होगा, जिस देश का युवा बेरोजगार होगा और वो उसको काम नहीं मिलेगा तो उसकी जो संगत है या उसका काम करने का तरीका है गलत हो जाएगा। और हरियाणा में निवेश की संभावनाएं, हरियाणा में उद्योगों को विकसित करने की संभावनाएं कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। आकाश जी। आई थिंक अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड जी। देखिए सबसे पहले इशू यहाँ आ जाता है कि हरियाणा की ग्रोथ और डेवलपमेंट में वेयर हैव वी लैक्ड। I think you touched IT and BPO. IT and BPO is a huge pain point. अब देखिए IT और BPO के नाम पे क्यों कर मात्र हमारे पास गुड़गांव है। Why is it so that we have not been able to develop Faridabad? Why is it so that we have not been able to develop Panchkula? Both these districts have huge English-speaking population, but we have not been able to develop Faridabad and Panchkula as IT and BPO.
क्या कारण है कि हम इनको डेवलप नहीं कर पाए? तो बात वही आ जाती है कि गुड़गांव की ग्रोथ जो हुई है वो ऑटो पायलट मोड पे हुई है। सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट ने गुड़गांव की ग्रोथ में कोई मेजर रोल प्ले नहीं किया है। तो आई थिंक सबसे पहले तो आईटी बीपीओ पे हमें फोकस करना चाहिए। फरीदाबाद कैन बी ह्यूज बीपीओ एंड आईटी हब। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला अभी है टू लर्न फ्रॉम मोहाली। मोहाली ने आईटी एंड बीपीओ में अपने आप को डेवलप कर लिया क्योंकि चंडीगढ़ के साथ प्रॉक्सिमिटी है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो सारा कुछ हमारे पास पंचकुला में है, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू कैपिटलाइज ऑफ दैट। दूसरा, हरियाणा का दिल्ली के साथ टच करने की आपने बात की। हरियाणा के पास एक और बहुत अच्छी चीज है, टॉपोग्राफी यानी कि समतल भूमि। वो ह्यूज प्लांट्स के लिए बहुत बहुत सूटेबल है। तो क्यों कर हरियाणा के बाकी डिस्ट्रिक्ट में ह्यूज इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं लगा पाए हैं, ये एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास होनी चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी की पॉसिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बन रही है, वो हरियाणा में अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, हमें सॉफ्ट और इंसेंटिव देने होंगे हरियाणा के उन डिस्ट्रिक्ट में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया है, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चाहिए। और लेट मी टेल यू, द यूथ ऑफ हरियाणा इज सो टैलेंटेड कि वहां पे जो है इंडस्ट्री आएगी तो इंडस्ट्री को बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। हरियाणा तो कर्म भूमि है, यही तो वो भूमि है जहां भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को कर्म का देख दिया था। तो आई थिंक हरियाणा इज अ लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशगंगा.in ने हरियाणा की ग्राउंड लेवल पे जो है रिसर्च की है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ में आगे है, जीएसडीपी में, पर कैपिटा इनकम में, बट मैं आपको बता दूं पर कैपिटा इनकम में हरियाणा में पोटेंशियल है 80% ज्यादा पर कैपिटा इनकम होने का। आज मैं आपके सामने पूरा डेटा रख सकता हूं किस तरीके से ह्यूज इंडस्ट्रियल प्लांट आपका जीटी रोड के ऊपर जो है, करनाल, पानीपत हो या कुरुक्षेत्र हो, ये ऑटोमोबाइल के लिए बहुत बड़ा हब बन सकता है, यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली इसको जो है ग्रो कराने की प्लानिंग करें। सिमिलरली पावर जनरेशन इटसेल्फ के लिए हरियाणा के अंदर बहुत स्कोप है। अब आ जाए आप स्टील प्लांट और स्टील इंडस्ट्रीज। अब जिस तरीके से डीएमआईसी बनने जा रही है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उधर अमृतसर कोलकाता दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मेरे हिसाब से हरियाणा इज इन सच अ पोजीशन कि उसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो आई थिंक व्हाट वी रिक्वायर इज, हमें यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कुछ इंसेंटिव देने होंगे, कुछ सॉफ्ट देने होंगे, कुछ सब्सिडीज देनी होंगी, तो हरियाणा में ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। ऐसा क्यों कर हो रहा है कि हमारे हरियाणा के युवकों में, चाहे वो हिसार से हो, चाहे सिरसा से हो, चाहे मेहर से हो, सबको दिल्ली की तरफ ही रुख करना पड़ रहा है जॉब के लिए। हरियाणा इटसेल्फ कैन बी ए ह्यूज जनरेटर ऑफ जॉब। तो आई थिंक सॉफ्ट इंसेंटिव, सब्सिडीज और स्टेट गवर्नमेंट को फोकस रखना होगा कि आईटी और बीपीओ को डेवलप किया जाए फरीदाबाद में, पंचकुला में। साथ ही साथ एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की यील्ड को डबल करने के लिए जो है आई थिंक ऑटोमेशन का इस्तेमाल होना चाहिए। ऑटोमेशन एक ऐसी चीज है जो एग्रीकल्चर में हरियाणा में उस तरीके से यूजेज नहीं हुई जिस तरह भी पंजाब ने कुछ हद तक यूजेज की है। आई थिंक ऑटोमेशन शुड बी यूज, ताकि हमारा का जो हरियाणा का किसान भाई है जो बहुत मेहनती है, जिसके अंदर टैलेंट है बहुत, उसकी कमाई हम बढ़ा सके। बिकॉज पर कैपिटा इनकम तभी बढ़ेगी जब हम हमारे किसान भाइयों की इनकम बढ़ा पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका हम यील्ड बढ़ा पाएंगे। देखिए लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते, वैसे भी जब 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो लैंड के टुकड़े हो रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ आवर एग्रीकल्चरल प्रोसेस। दैट इज समथिंग वेयर वी नीड टू वर्क अपॉन। उसके अलावा आप देखा जाए सर्विसेज सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में क्यों कर ऐसा है कि अगेन कमिंग बैक देयर की गुड़गांव ही आ जाता है, कंसल्टेंसी में आ जाइए, आप आईटी सर्विसेज में आ जाइए, बाकी जगह बहुत सी ऐसी हैं जो सर्विसेज सेक्टर में ग्रो कर सकती हैं। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्लान किया था, सोनीपत के अंदर एक ह्यूज एयरपोर्ट की प्लानिंग की गई थी कार्गो की, उसकी कनेक्टिविटी आनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से केएमपी और केजीपी जो बनी है उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई स्टेट उठा सकती है तो हरियाणा है। तो आई थिंक हमें यहाँ इन्वेस्टर्स को मूव करना चाहिए, ना सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे इन्वाइट करना चाहिए। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पर कैपिटा इनकम वी कैन इंक्रीज एटलीस्ट बाय 70 to 80% इन एंटायर हरियाणा। सो दैट इज व्हाट हरियाणा इज। आई थिंक पोटेंशियल यूटिलाइज होना चाहिए हरियाणा का। साथ ही साथ डेट को हमें रिड्यूस करना चाहिए। बजट के लिए मेरी सजेशन ये है, सॉफ्ट इंसेंटिव और सब्सिडीज नई इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ऑटोमेशन और फोकस एरिया होना चाहिए। फरीदाबाद और पंचकुला को जो है
आईटी और बीपीओ के लिए। दीज आर माय 3 सजेशन फॉर द बजट। जी आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी, इस खास चर्चा में आप जुड़े और आपने बहुत सी अहम बातें बताई और हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों का ख्याल जो हमारे साथ एक्सपर्ट लोग जुड़ते हैं उनका सरकार रखे और उसके बाद कुछ नीतियां ऐसी बन सकती हैं, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो प्रदेश की गति को विकास देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी। चर्चा लगातार जारी है, हरियाणा के रोड मैप को किस तरफ ले जाया जाए, क्या होना चाहिए उसमें। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे राजनीतिक तौर पर हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं वो पहले कैसी रही हैं, आज कैसी हैं, और क्योंकि जो भी नियम बनाने होते हैं सरकारों ने बनाने होते हैं, अब इस सरकार के ऊपर कितना दारोमदार है। और खेती की हम बात करते हैं, किसान की लागत को कम करके उसकी आमदन को बढ़ाया जा सकता है, ये सवाल मैं डॉक्टर हवा सिंह जी से पूछूंगा। लेकिन बाकी तमाम सवालात मेरे राजेश कश्यप जी से होंगे, रामपाल बुधवार जी से होंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा को लगातार जारी रखे हुए हैं। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। नाड़ी वैद्य कार्यक्रम से मैं वैद्य सत्य प्रकाश आर्य आप सभी को नमस्कार करता हूं। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आयुर्वेद कहता है कि सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपिता मलः। शरीर के जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों का कारण जो है मलों का कुपित होना है, और मलों के कुपित होने का कारण है आपका अहितकारी भोजन। जो आप भोजन की व्यवस्था गलत समय पर कर रहे हैं, गलत चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, वही रोगों का कारण है। इन कारणों को दूर कर दीजिए, आपका प्रत्येक रोग अपने आप नष्ट हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आयुर्वेद यही कहता है पथ्य सेविना किम भेषजम, अपथ्य सेविना किम भेषजम। परहेज से रहेंगे तो किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। अधिक जानकारी के लिए जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, या हमारी वेबसाइट पर जाकर के nvkbharat.com, या अपने इस चैनल नाड़ी वैद्य कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्रत्येक रोग का घरेलू इलाज जानिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भाव के साथ क्या स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारत को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाके रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਕਾਲ ਕਰੋ 82
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरे साथ इस वक्त मेहमान राजेश कश्यप वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामपाल बुधवार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और डॉक्टर हवा सिंह कृषि विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश कश्यप जी के पास चलेंगे, काफी टाइम से मेरे साथ बने हुए हैं, थोड़ी तकनीकी दिक्कत जरूर आए थे। राजेश कश्यप जी, रामपाल बुधवार जी ने एक बात कही कि जो राजनीतिक पार्टियों की बात हम कर रहे हैं, राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति को मजबूत होना चाहिए प्रदेश के विकास को बेहतर करने के लिए, लेकिन वोट बैंक यहाँ की जो सीटें हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है कि किसी पार्टी का या जो केंद्रीय नेतृत्व होता है किसी पार्टी का उसका फोकस इस तरफ रहा हो। और पहले की सरकारें, जब केंद्र में कोई सरकार होती है और जब सरकार बदल जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो वो प्रोजेक्ट क्यों रोक दिए जाते हैं जिन पर काम करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता था, उनमें इंडस्ट्रीज को स्थापित किया जा सकता था। कुछ ना कुछ उसके ऊपर कोई ना कोई आपत्ति लगा करके उन चीजों को रोक दिया जाता है। ऐसा भी बहुत बार होता है। क्या ये किसी प्रदेश के विकास में बाधा पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कारण नहीं है? और ताकत कितनी होनी चाहिए किसी प्रदेश के मुखिया में सेंटर से डिमांड करने की? क्योंकि आप अपने बलबूते अपने प्रदेश का विकास जितना चाहते हो, जितनी आपके पास स्ट्रेंथ है उतना तो आप कर पाएंगे, लेकिन आपको बहुत सी बातों के लिए सेंटर पर निर्भर करना पड़ता है। तो आज की सरकार की इस वक्त हालत क्या है जो डिमांडिंग पोजीशन में हो सकता है? जी शमशेर सिंह जी, बिल्कुल आपने सही वाजिब बात कही है। ये कई चीजें जो आज चर्चा का विषय हो रही हैं, बहुत अच्छी भी बातें हुई हैं और एक रचनात्मक सुझाव भी आए हैं और सरकार इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात होगी। रही बात अपनी जो आप राजनीति का बात करें तो ये मानसिक संकीर्णता है, संकीर्ण राजनीति की निशानी है शमशेर सिंह जी, कि एक सरकार कोई अच्छी बुनियाद रखती है तो फिर अगली जैसे कोई सरकार आती है तो वो उन फैसलों को पलट देती है। इसमें कई तरह की चीजें की मतलब बू आती है। हो सकता है वो कोई कमीशन का चक्कर हो, उसका वो भ्रष्टाचार का एक अहम पहलू हो, तो ये कई तरह की बातें हो सकती है शमशेर सिंह। लेकिन बात यह है कि अगर राजनीतिक तौर पर अगर अच्छी मतलब सोच हो, अच्छी सकारात्मक सोच के साथ अगर चीजों को आगे बढ़ाया जाए तो पार्टी कोई भी हो, तो अगर वो आके अगर प्रदेश के विकास के बारे में वो प्रतिबद्ध है तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब मुझे निजी तौर पर ये मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास प्रतिभाएं हैं, उनका सही इस्तेमाल अब तक हरियाणा में नहीं हो पा रहा है। अपने जो अपनी प्रतिभाएं हैं, खासकर युवा प्रतिभाएं हैं, उनका भी अच्छे तरीके से उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अब कई ये भी देखने में आ रहा है कि अपने जो गांव वो भी छूटे रह गए हैं विकास के मामले में। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमजोरी हो गई है। गाँव पे फोकस करने की जरूरत है। शहरों में तो ठीक है, महानगरों की हम बात कर लेंगे, गुड़गांव भी कर लेंगे, एनसीआर की बात कर लेंगे, उनमें तो कोई चीजें तो प्रोग्रेस हुई है। लेकिन इस रफ्तार में गांव फिर कहीं कहीं छूटते चले जा रहे हैं। किसान है, किसान भी अपनी तरफ से मतलब हाशिए पर चले जा रहे हैं, क्योंकि एक जमीनें घटती जा रही हैं और जो खेती है वो महंगी होती जा रही है शमशेर सिंह जी। उस में पशुपालन था, पशुपालन भी इग्नोर होता जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर पशुपालन और खेती दोनों को प्लस करके और एक सकारात्मक एक रचनात्मक तरीके से क्रिएटिविटी के साथ अगर योजनाएं बनाई जाएं तो जो खेती और किसानी और पशुपालन में जो लगे हुए हैं उसमें भी बेरोजगारी की बात जहाँ तक आती है तो उसमें भी बहुत हद तक बेरोजगारी दूर हो सकती है। गांव में जो हस्तशिल्प होते थे, जैसे कि आत्मनिर्भर की बात की है, लोकल फॉर वोकल की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो वो सिर्फ बातों में है शमशेर सिंह जी। अगर लोकल फॉर वोकल की पर भी जोर दिया जाए तो आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो बेरोजगारी बेकारी काफी हद तक गाँव में भी खत्म हो सकती है। जो खेल है, खेलों पर ठीक है बजट अब दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस पर भी बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। खेलों की जो प्रतिभाएं हैं कहीं न कहीं वो पीछे ना रहे, तो उस पर भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। एजुकेशन है, एजुकेशन का तंत्र फिर ढीला हो गया है शमशेर सिंह जी। एक बार तो कोशिश की थी कि भाई पढ़ी लिखी पंचायतें भी और पढ़ाई लिखाई पे भी जोर दे, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे सरकार वाले, तो उसमें जितने भी अपने स्किल सेंटर खुले हैं उन स्किल सेंटर सिर्फ एक
मतलब सफेद हाथी बन के रह गए हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हो रही है। शमशेर सिंह जी, अगर उन पर छापा मारा जाए स्किल सेंटर पर, उनमें आधे से ज्यादा आपके सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी मिलेंगी, नकली चीजें चली हुई हैं। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, स्किल सेंटर हो, कोई दूसरे, ये किए इसलिए गए थे। अगर आप व्यावसायिक शिक्षा दे देते हैं तो वो उस लेवल पर हो जाएंगे। जो इंडस्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज की जो डिमांड होगी वो हमारे यूथ पूरा करेंगे, उनको आराम से रोजगार मिल जाएगा। लेकिन वो इसलिए पीछे रहे हैं कि क्योंकि वो अच्छे से उनको ट्रेनिंग भी नहीं मिल पा रही है। अगर हरियाणा सरकार दूरगामी अगर योजना बनाना चाहती है शमशेर सिंह जी, तो इन जो खामियां जो संस्थाएं चली हुई हैं, तो वो सेंटर के अधीन चल रही हैं, तो हरियाणा सरकार के अधीन चल रही है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चल रही हैं, उन चीजों को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और भ्रष्टाचार तो बहुत मतलब एक सोचनीय विषय है, तो इसको भी बहुत दूर करने की जरूरत है। रही बात रोजगार की, तो नौकरियां बहुत कम है और बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत मतलब चिंताजनक स्तर पर पहुंचा हुआ है। उसके विषय में जब तक हम मूलभूत चीजों की तरफ नहीं लौटेंगे, जब तक लोकल फॉर वोकल पर वास्तविक ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम कृषि और पशुपालन पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम अपने हस्तशिल्प के जो काम थे और जो जिनकी पहचान हमारी थी उन पर भी हम जोर नहीं देंगे, और जब हमारी मूलभूत जो पुरानी चीजें चली हुई थी उन पर भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे, और साथ साथ एक जो आज का जो मशीनी युग आया है, खेती में भी मशीनें इस्तेमाल होने लगी हैं, तो वो मशीनें किसानों के बाहर हैं। तो इन सब चीजों की तरफ जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हम ऐसा ही सोच लो औपचारिकता ही चल रही है। सरकार एक से ये लग रही है शमशेर सिंह जी, जैसे साइलेंट मोड में हो, क्रिएटिविटी नहीं है, रचनात्मकता के साथ अगर बढ़े। और जैसे मैं बताऊं, पिछली जो हुड्डा सरकार थी उन्होंने एक युवा चिंतक योजना के नाम से एक छोटी सी स्कीम लागू की थी, जिसके तहत जो देश भर के युवा थे वो अपने तर्क दें, अपने सुझाव दें कि भी अलग अलग पीडीए सिस्टम में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, खेलों में क्या, इस तरह के इनवाइट किए जाए। जैसे मिनिस्ट्री का पोर्टल चलता my.gov.in, तो उसी की तरह पर अगर हम अपने लोगों से विचार विमर्श करें, उनसे सुझाव मांगे अलग अलग स्कीमों के तहत, एक बहुत अच्छे क्रिएटिव विचार आ सकते हैं। जैसे आज का पैनल आपने लिया हुआ, तो बहुत अच्छे क्रिएटिव विचार दे रखे हैं, तो अगर उन सब पे अमल करें तो सरकार क्या नहीं कर सकती। सरकार के हाथ में सब कुछ है, बशर्ते कि उनके इच्छा शक्ति हो करने के लिए। बिल्कुल, ये आपने कई अहम बातें कही है। मैं डॉक्टर हवा सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा कि खेतीबाड़ी को लेकर भी बड़ी कई बार चर्चा लगातार हम करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल की बात हम करते हैं, अपने उत्पाद को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे आम आदमी तक उसकी रीच पहुंचाई जा सकती है, इस पर काम होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जो हरियाणा सरकार भावांतर भरपाई की बात करती है, इसके साथ साथ फसलों के विविधीकरण को लेकर बात होती है, और खेती लायक जो ज़मीन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ज़मीन को वैसे तो नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन जो ज़मीनें ख़राब हालत में है, जहाँ पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसको भी बेहतर किया जा सकता है। पशुपालकों को लेकर बात होती है, आजकल हम देखते हैं मुर्रा नस्ल की एक एक भैंस जो है 1-1 लाख रुपए से ऊपर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक किसान को थोड़ी सी मदद मिलती है रिसर्च वर्क से, और वो रिसर्च वर्क का काम तो सरकार ही करेगी, उससे किसानों में अवेयरनेस लाई जा सकती है। अगर इस पर फोकस किया जाए तो जीडीपी की ग्रोथ तो बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो बेरोजगारी का एक बड़ा संकट है, लगभग 50 से 55% जो लोग हैं आज भी खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हैं, वो रोजगार की डिमांड सरकार से नहीं करेंगे। घर बैठे अगर उनको इस प्रकार का काम मिल जाएगा, और एक बात हम फिर कहते हैं, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ लगभग हम ही हैं, तो वहां पर हमारा जो भी उत्पाद है उसको खपाना बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है। हवा सिंह जी, आपको थोड़ी सी बात मेरे प्रभु ने बड़ी अच्छी बातें रखी। आप हमारे स्टेट को इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि भाई नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा दिल्ली के नजदीक होने के कारण हम इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हम खेती में भी दिल्ली के नजदीक होने की वजह से बहुत आगे जा सकते हैं। हम किसान की इनकम 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, मेरा मानना है। और मेरे पास इसका लॉजिक है जी। लॉजिक ये है, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। गन्नौर में एक सब्जी मंडी बननी थी, इंटरनेशनल सब्जी मंडी, वो 2003 में शुरू हुई और अब 2021 आ गया, आज तक वो बन के तैयार नहीं हुई। क्योंकि आप देखें हिमाचल का जो फ्रूट है सारा,
उसके लिए बड़ी अच्छी मंडी बन सकती थी। पंजाब का जो वेजिटेबल्स है, हिमाचल का जो वेजिटेबल्स है, जिसका आलू का रेट आज भी जो ना 15-16 रुपए और मिलता नहीं बाजार में, तो इन सब के लिए एक मंडी बहुत अच्छा हमें एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता था, आमदन का साधन, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी हो सकता था, रोजगार के लिए बहुत अच्छा साधन हो सकता था। और आज परंतु आज भी ये इच्छा शक्ति की वजह से, जो आप इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं, राज की इच्छा शक्ति, क्यों इच्छा शक्ति की कमी है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आज भी वो जूं की त्यों पड़ी है। जिसमें अब करोड़ों रुपया का रेवेन्यू आता, हजारों लोगों को नौकरियां मिलती और लोगों की पॉकेट में पैसा ज्यादा आता, परंतु हमारी सरकार ने, सभी सरकारों ने उसके ऊपर वोट लेने के लिए बड़ी अच्छी बातें करते हैं, नारे देते हैं, मंडी बना रहे हैं, इतने करोड़ का ये होगा, इतने लोगों को रोजगार होगा, परंतु है कहाँ बस। उसके बाद देखिए आप, आज दूध की कीमत जो है दिल्ली में, प्योर दूध की कीमत 60 से 70 रुपए किलो है। क्यों ना हम जो छोटी छोटी डेयरियां, जो सोनीपत का एरिया जो है हमारा दिल्ली से लगता है, बहादुर का एरिया लगता है, क्योंकि किसानों को, जब आपने बात की, एक एक भैंस जो है वो 1-1 लाख 1.5 लाख की बिकती है, और कुछ क्षेत्र में तो एक जोटा की कीमत 11 करोड़ रुपए है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम जो ना मुर्रा भैंस को, करनाल डेयरी को बोले भी आप इसका इसमें सुधार करिए और सरकार जो ना इंसेंटिव दे, हम बहादुरगढ़, सोनीपत, इतना एरिया इसमें डेयरी खोले, और हमारे सारे दूध की तो मार्केटिंग की मेजर प्रॉब्लम है। क्या आप एग्रीकल्चर को लें, क्या इंडस्ट्री को लें, मेन प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट को कहाँ बेचा जाए। तो हमारे पास सबसे अच्छा है कि दिल्ली में इतनी खपत है, कितना भी अच्छा दूध हो पैदा करें सारा बिक जाएगा, कितना अच्छा वेजिटेबल ऑर्गेनिक पैदा करें सारा बिक जाएगा। तो ये चीजें सरकार को, यदि सरकार की नियत ठीक है और सरकार चाहती है कि देश का और हरियाणा का क्षेत्र किसान आगे उठे, बेरोजगारी दूर हो, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के रोजगार पैदा होते हैं। क्यों ना एक ऐसा हब तैयार करें सराउंडिंग अपने दिल्ली के, कि जहाँ पर डेयरी की व्यवस्था अच्छी हो, वेजिटेबल की मार्केट अच्छी हो, फ्रूट की जो मार्केट अच्छी हो। और एक और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस साल कोविड के समय में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 15.7% डिक्लाइन हुआ है। सिर्फ एक एग्रीकल्चर ऐसा है जहाँ पर 8.7 ईयर टू ईयर ग्रोथ हुआ है। हमारे वर्ल्ड में, मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ, हमारे संसार में सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में फूड की है। और इतना फूड चाइना को चाहिए, अर्जेंटीना को चाहिए, जाके फूड प्रोडक्शन जो अमेरिका में कम होगी, ऑस्ट्रेलिया में कम होगी, तो हम अच्छी क्वालिटी का गेहूं पैदा करें, आज ऑर्गेनिक, अच्छी धान की फसल करें, तो हम बाहर बहुत ज्यादा चीनी बेच सकते हैं, गेहूं बेच सकते हैं, अरबों रुपया हम एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं। और हमारे बिजनेसमैन ने पीछे धान में कमा के दिखाया है, जिसकी वजह से हमारा 5500 रुपया बिका है धान। तो सरकार ने कोई भी, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, सरकार ने कोई भी एक ऐसी बॉडी नहीं है जो एक्सपोर्ट करे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। हमारे जो आपका जो है बाजरा है, आपका मक्की है, ठीक है ना, उसके लिए आप बियर सबसे अच्छी तैयार होती है, एक भी इंडस्ट्री नहीं हरियाणा में। आपने कहा भवंतर योजना करी सरकार ने, लाडवा एरिया के लोगों ने यहाँ पर धान की बजाय मक्की को पैदा किया है, परंतु सरकार ने 1100 रुपए से ऊपर नहीं दिया। तो सरकार कहती है 7,000 रुपए देंगे, आज तक मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर से कई बार मिला हूँ, आज तक सरकार ने 7,000 रुपए जो अनाउंस किए थे, जो मक्की बीजेगा पर एकड़, आज नहीं मिले। तो लोगों का जो फेथ है सरकार में, वो तभी होगा जब सरकार जिस बात को कहती है उसको लागू करे। ये एक बात आपने अहम कही है डॉक्टर हवा सिंह जी की, भरोसा होना चाहिए किसी भी सरकार पर, और इस नेता की, मुखिया की जुबान पर यकीन हो। और कहीं ना कहीं यकीन जब खो जाता है तो फिर किसान के हाथ निराशा लगती है। उस निराशा को उम्मीद में कैसे बदला जाए, मैं जानना चाहूंगा रामपाल बुधवार जी आपसे, निराशा को उम्मीद में कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि हम किसी व्यक्ति को चुनकर भेज तो देते हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, हम उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब एक निश्चित समय अवधि के बाद सरकार का कार्यकाल पूरा होने को होता है या सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो फिर वोट मांगने आते हैं, तो फिर वे बातें गिनाना शुरू कर देते हैं। विश्वास जागना बहुत जरूरी है मुखिया में, नेतृत्व में, और इसी से कहीं ना कहीं नाउमीदगी हाथ लगती है प्रदेश की या देश की जनता को। कितना उनको इसके लिए आप समझते हैं जिम्मेदार हैं वो, और उस जिम्मेदारी के निर्वहन न होने की वजह से किसान है देश का, जवान है देश का, उसको निराशा हाथ लगती है। इस पर आपकी रोशनी प्रकाश हम डलवाना चाहेंगे आपसे रामपाल जी। देखिए शमशेर सिंह जी,
अगर वर्तमान हमें अपने राजनीतिक परिवेश देखें हरियाणा का, तो मुझे लगता है शायद ही एक दो नेता को छोड़कर जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी राजनेता अब हरियाणा के अंदर नहीं है। अब चौधरी देवीलाल जैसे व्यक्ति जो है ना हरियाणा में नहीं है। पैरासूट से उम्मीदवार पेश किए जाते हैं और वो चंडीगढ़ में बैठकर नीतियों का निर्माण करते हैं। जब तक हरियाणा की वास्तविक स्थिति को ये लोग नहीं देखेंगे और उन लोगों को जब तक हम नहीं चुनेंगे जिनका लगाव वास्तव में हरियाणा की आम जनता से है, चमचकाती सड़कों से नहीं, खेतों से जिनका लगाव है, जो खेती बाड़ी को समझते हैं, जो आम आदमी की समस्या को समझते हैं, यदि वो व्यक्ति उभर कर सामने आते हैं तब जाकर कहीं ये मान सकते हैं थोड़ा बहुत हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे मैंने पहले कहा था, हरियाणा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। इन प्रतिभाओं के पास जो ज्ञान है, जो इनके पास अपनी नॉलेज है या इनके पास जो योग्यता है, इन्होंने इसको प्रकट करना है। ये डिपेंड करता है हमारी सरकारों पर कि वो उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। अगर आप उनको सही समय पर सही शिक्षा दे देंगे, सही समय पर सही रोजगार दे देंगे, तो वो प्रदेश की उन्नति में योगदान देंगे। अगर नहीं करेंगे तो बेरोजगारी के अंदर वो इधर से उधर कोई न कोई इस प्रकार कार्य करेंगे जो उनके लिए घातक रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई आप जो है इस प्रकार की चीजों को अवॉइड करो जो देश के लिए घातक आती है। अगर आप इनको रख लेते हो, अगर इनका इस प्रकार की एक्टिविटी करते हो जो आपके लिए देश के लिए घातक रहती है, प्रदेश के लिए घातक रहती है, तो आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए तुरंत अपना राजनीतिक लाभ हानि ना देखकर उनके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए आपको। अगर आप वास्तव में हरियाणा के हिस्से हो तो आपने हरियाणा के बारे में ही सोचना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में सोचना चाहिए, जहां तक मेरी अपनी सोच है। जब तक सरकार, कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या किसी और पार्टी की हो, हरियाणा की जनता को एक दुष्यंत जी के अंदर थोड़ा बहुत भविष्य दिखाई दिया था, लेकिन उसके अंदर भी वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो आंदोलन चला हुआ, किसान आंदोलन चला हुआ, उसकी वजह से हमारा एक विशेष वर्ग जो है, खासकर किसान वर्ग जो है, वो सरकार से बहुत नाराज चल रहा है। और सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो इस वर्ग को किस प्रकार से संतुष्ट करेगी। बिल्कुल, ये एक अहम बात है, किसान वर्ग को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। राजेश कश्यप जी, मैं एक शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए देश के, प्रदेश के विकास के लिए। इस वक्त आप सरकार को कहाँ खड़ा देखते हैं और इस बार के बजट में कितनी ज्यादा दृढ़ता के साथ उनको काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक साल हिंदुस्तान के लिहाज से, प्रदेश के लिहाज से बेहतर नहीं रहा। छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा कश्यप साहब। जी 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 शमशेर सिंह जी, हम उम्मीद तो हर बार यही करते हैं कि बहुत अच्छा बजट लेकर आए, रचनात्मकता हो, कुछ ठोस चीजें देखने को मिले। लेकिन अफसोस का विषय ये है कि शमशेर सिंह जी की जो आंकड़ों की खानापूर्ति है, या थोड़ा बहुत घटा दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा कुछ कर दिया, इसके आगे नहीं हो पा रही है चीजें। तो हम हर बार ही डिस्कस करते हैं, हर बार आप ऐसा बड़ा मुद्दा लेकर आते हैं क्या रचनात्मक तरीके से होने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हालात है, उस हालात में मैंने पहले बताया, जैसे ऐसा माहौल हो रहा है जैसे कि साइलेंट मोड में है सरकार, तो उनके पास पता नहीं विचारों की कमी है, पता नहीं क्या मजबूरियां नजर आ रही हैं। आप किसानों का मुद्दा ले लो या फिर कोई दूसरी चीजें ले लो, हर कहीं ना कहीं थोड़ा बैक में सरकार दिखाई दे रही है। सरकार को एक सकारात्मक तरीके से, एक नए जोश के साथ ये दिखाना चाहिए कि हाँ भाई हम कुछ करना चाह रहे हैं और करेंगे। जिस तरह अभी 75% नौकरियों का प्रोविजन की बात हो रही थी, तो वो दुष्यंत जी का जिक्र आया, तो वो भी एक पेंडिंग है मामला। दूसरा ये कि आप रोजगार का सृजन किस हिसाब से कर सकते हैं ताकि युवाओं को साधा जा सके। और किसान तो है ही है, रोस्ट बहुत लंबे समय से है, तो इसी वजह से बड़ौदा सीट गई थी किसानों की नाराजगी की वजह से। तो पता नहीं क्या हल्के में मुद्दों को सरकार ले रही है या पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, अभी तक समझ से बाहर हो रही है बातें। लेकिन ये जरूर है शमशेर सिंह जी, अगर सरकार अभी भी चाहे तो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बहुत वक्त है। राजेश जी, जैसे आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। सरकार के पास बहुत सारा वक्त अभी बाकी है और इस वक्त का सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो प्रदेश के हालात को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। देश की विकास की गति में हरियाणा प्रदेश के योगदान को बढ़ाया जा सकता है। राजेश कश्यप जी शुक्रिया, रामपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हवा सिंह जी इस चर्चा में जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोकूंगा आप सभी को, वक्त मेरे पास और नहीं है। इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, क्योंकि बजट जो सत्र है वो 5 मार्च से शुरू होगा, तो उससे पहले बहुत वक्त है, इस प्रकार की चर्चाएं हम करेंगे। लेकिन आज की इस चर्चा में जो बातें निकलकर सामने आई, कुछ तो रिबेट की बात हुई है कि प्रदेश के लोगों को, इंडस्ट्रीज को, युवाओं को काम करने के लिए कुछ रियायतें मिलनी चाहिए, निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया जाना चाहिए,
दृढ़ प्रबल इच्छा शक्ति के साथ काम किया जाना चाहिए और किसानों की जो हालत है उसको बेहतर करने के लिए काम किया जा सकता है। उनके लिए जो हमारा प्रदेश भौगोलिक लिहाज से बहुत सही स्थिति में है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी जो है वो हरियाणा, जिसको 3 तरफ से हरियाणा घेरता है, बहुत सारी संभावनाएं, पर ज़रूरी है कि ईमानदारी से, साफ नीयत से और स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ काम करने की ज़रूरत है। वैसे हरियाणा में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अगर कहीं थोड़ी बहुत कमज़ोरी नज़र आती है तो वो यही है कि प्लानिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और विकास मकसद होना चाहिए। राजनीति कोई दल या कोई पार्टी इस काम के लिए तो ना करे कि प्रदेश के विकास में बाधा पैदा हो। आज के लिए चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।